हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। एंड हमारे आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या सारी चीजों के बारे में पढ़ा। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को समझा, कैसे इंडियन डेमोक्रेसी होगी ये एक आइडिया हमारे मन में आया। कराची रिजोल्यूशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। देन नेक्स्ट हमने प्रीएम्बल को डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। इन सभी लेक्चर्स में एक चीज हमने देखी कि इंडियन डेमोक्रेसी का जो बेडरॉक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या आइडियाज होने चाहिए, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, ये सारी चीजों पर डिस्कशन हमने ऑलरेडी कराची रिजोल्यूशन में और जो है पहले भी ऐसी सारी चीजों के बारे में सोच के रखा था कि इंडिया कैसा होना चाहिए। अब उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इमर्ज होगा, तो इसको लेके ढेर सारे जो है डिबेट्स डिस्कशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमको जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है। बट ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वो बस सभी साथ में आते हैं और उन्होंने डिस्कशन किया कि हाँ ये सारे पॉइंट जो है हमको इंडिया में रखने हैं और जस्ट उनको जो है मतलब उस रूल बुक के अंदर सारा कुछ नोट कर दिया डिटेल्स में, दैट्स योर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं होता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ढेर सारे ओपन डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जिसके थ्रू हम एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे फॉर्म होती है, इसका बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या डिबेट्स थे। देखो एक चीज आप सभी जानते होंगे कि जब भी डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या कुछ बहुत ही इफेक्टिव कंक्लूजन हम बना पाते हैं जब भी किसी चीज को लेके डिबेट्स होते हैं। डिबेट क्या होता है, जिसमें हम किसी भी पॉइंट को लेके उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड फाइनली उस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सेम वे में जैसे हमने सोचा कि इंडिया में हमको इक्वालिटी चाहिए, बट इक्वालिटी सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इंडिया में इक्वालिटी होगी। क्या ये पॉसिबल था? मतलब क्या ये चीज इफेक्टिव रहती, क्या ये चीज वर्क कर पाती? हमें क्या एक चीज करनी थी, हमें वर्किंग करनी थी इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की। तो हमने क्या किया, जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं तो सभी ने जो है डिबेट्स डिस्कशंस किया कि हमें इस तरह की इक्वालिटी चाहिए, हमें सोशल इक्वालिटी चाहिए। सोशल इक्वालिटी में हम किन चीजों को प्रमोट करने वाले हैं, हम किस तरह से इस जो ये इंडिया है, ये जो कंट्री है, इसको इक्वल बनाने वाले हैं। इन चीजों पर जो है डिबेट्स डिस्कशन हुए, फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे और जो भी हमको जो है फाइनल सही लगा हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मतलब इनकॉर्पोरेट किया। क्लियर है? तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट्स डिस्कशंस होते हैं और फाइनल एक कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट इन सारी चीजों को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। क्लियर है? देखो, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय। M.N. रॉय रहते हैं जो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी एक ऐसी असेंबली जिसमें सभी मेंबर्स हों, हर एक रीजन से, हर एक प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट से, क्योंकि ये हम किस एक टाइम की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फ्रेम होती है, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें सभी मेंबर्स होंगे और सभी साथ में आपस में आएंगे, डिबेट्स डिस्कशंस करेंगे, जिसके थ्रू हम हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले M.N. रॉय ने दिया। 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कॉल्ड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहली बार ऑफिशियली, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी साइड से जो है मतलब ऐसा बोला जाता है, बुलाया जाता है कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर्स आते हैं 1935 में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है सारे डिबेट्स डिस्कशन और जो भी सारी चीजें उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू मेड दिस एम्पैथेटिक स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमने कराची रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा जो कब हुआ, 1931 में। इस कराची रिजोल्यूशन के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स थे वो हमें बताते थे कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंडिया में चाहिए है, और हमने ये एक स्टेटमेंट भी पढ़ा कि अगर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह के सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखे जाएंगे तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन हुआ उसके सारे परसेप्ट्स मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी।
अब इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती, ठीक है, कराची रेजोल्यूशन हो गया 1931 में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्म होने की बात हुई कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो उसके लिए हमको जो है इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि ये हम इंडिपेंडेंट कब हुए 1947 में। उसके बहुत साल पहले से ही हमने जितनी भी सारी नेशनल मूवमेंट चलाई थी उन सभी के जो रिजल्ट्स थे उसकी वजह से ही हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। मतलब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट होने वाला था, ब्रिटिशर्स जो है वो अपना रूल यहाँ से खत्म करके जो है वापस जाने वाले थे। तो अब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, बट ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने जस्ट जो है अब से इंडिया इंडिपेंडेंट है वो सारे चलेगा और इंडिया जैसी हालत में उसको छोड़ दिया। उन्होंने भी जो है यहाँ पर इस कंट्री को किस तरह से रूल करना है, क्या सारी चीजें यहाँ पर हमको मतलब एक तरीके का ऑर्डर एस्टैब्लिश कर जाए, फिर उसके बाद में ब्रिटिशर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट है, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। सो बेसिकली होता यह है कि फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होने लग जाती है। एम एन रॉय बात करते हैं 1935 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑफिशियली बुलाया जाता है कि जो है आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करें, आप लोग भी डिबेट्स डिस्कशंस करें। 1938 में जवाहरलाल नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं, The Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise। वो ये बोलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा उसमें कोई भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही फ्रेम करने का अधिकार है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम होगी इसे एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर जो है इलेक्ट किया जाएगा इसके मेंबर्स को, और ये मेंबर्स मिलकर डिबेट्स डिस्कशंस करेंगे और फिर उसके बाद में एक जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो है सारी बातें चलने लग जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आता है। क्या आता है? ऑगस्ट ऑफर 1940 में, 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए, बट मतलब उससे ही रिलेटेड सारी चीजें, बट ये यहां पर फाइनलाइज नहीं हो पाता। एंड फाइनली 1945 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, 1945 में जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है, 1945 है ये कैबिनेट मिशन प्लान, उसके थ्रू फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हो पाती है और फाइनली हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि अभी हमने प्रीएम्बल में डिस्कस किया कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे देती है। क्लियर है, ये आया यहाँ तक समझ में, और इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे, बट दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है। इसमें जब हम मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जिन्हें जो भी राजा महाराजा लोग होते थे वो रूल करते थे, ब्रिटिशर्स उनको भी जो है मतलब एक तरह से असिस्ट करते थे। इसके बाद में कुछ प्रोविंशियल स्टेट्स भी होते थे जहां डायरेक्ट रूल होता था ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ से भी हमने डिफरेंट जो है लोगों को इलेक्ट किया, मतलब उनको भी जो है इनडायरेक्टली चूज किया गया। इसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ढेर सारे ऐसे जो है सिस्टम चलते थे जिसके थ्रू हमने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। ठीक है, फिर जब ये मेंबर्स इलेक्ट हो गए तो ये सारे जो है साथ में आते हैं। मोर देन 300 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स जो है सभी साथ में आते हैं, आपस में आते हैं और फिर बैठ के ये पूरी असेंबली, मतलब जब ये सारे साथ में आ जाते हैं तो ये पूरी असेंबली फॉर्म होती है और फिर यहाँ पर डिबेट्स डिस्कशंस होना स्टार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। 1939 में गांधी जी रोट एन आर्टिकल इन द हरिजन कॉल्ड द ओनली वे इन विच ही सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटेटिंग द विल ऑफ द पीपल, one based on unadulterated adult franchise for both men and women। यानी कि 1939 में गांधी जी एक आर्टिकल लिखते हैं हरिजन में, जिसे द ओनली वे भी कहा जाता था, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीपल के विल के थ्रू ही हो सकता है। मतलब उनकी जो भी इच्छाएं होंगी हमको उन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखना है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है वो अपने अपने पर्सनल सारी चीजों को बोले और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये इंडियंस के लिए होगा, तो इंडियंस का विल, उनकी इच्छाएं इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रेजेंट होनी चाहिए और इसके लिए हमको एडल्ट फ्रेंचाइज मेन एंड वुमेन के लिए रखना होगा अनअडल्टरेटेड, यानी कि सभी मेन सभी वुमेन को वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी को भी कास्ट, क्लास, रिलीजन या सेक्स किसी भी बेसिस पर उनको जो है डिफरेंशिएट करते हो। जब ऐसा हम करेंगे तो हम जो है एक मतलब इंडिया के इंडियन पीपल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर पाएंगे। ये 1939 में गांधी जी लिखते हैं। एंड द पॉपुलर डिमांड इन 1939 फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आफ्टर सेवरल अप्स एंड डाउन कंसीडर्ड बाय इंपीरियलिस्ट
अगेंस्ट ब्रिटेन इन 1945 सॉरी। और ये जो पूरी डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, फाइनली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद में 1945 में, जो मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसके थ्रू जो है मतलब इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कौन एक्सेप्ट करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन में, ठीक है। और फिर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म होती है, इलेक्टेड मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, और फिर उसके बाद में सारे डिबेट्स डिस्कशन चलते हैं, जिसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है। जुलाई 1946 में द इलेक्शंस वर हेल्ड। 1946 में जुलाई में जो है इलेक्शंस होते हैं। 1945 में डिमांड मान ली जाती है, फिर 46 में इलेक्शंस होते हैं, और अगस्त 1946 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी मूव्ड अ रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस कंटेन्ड द डिक्लेरेशन दैट इंडिया शैल बी अ रिपब्लिक वेयर द declared socio-economic and political justice will be guaranteed to all the people of India. इलेक्शंस हो गए। इलेक्शंस के बाद में अगस्त 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक रिजोल्यूशन लेके आती है। उस रिजोल्यूशन में वो ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक होने वाली है, और जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक तरीके का जस्टिस हम सभी पीपल को इंश्योर करेंगे। रिपब्लिक क्या होता है, ये मैंने आपको जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा था उसमें एक्सप्लेन किया था कि रिपब्लिक जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। अब जैसे इंडिया में है, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, क्लियर है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पर इलेक्टेड है। तो इस तरह से इंडिया एक रिपब्लिक भी है, और भी ढेर सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। सो आई होप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक जो छोटा सा पार्ट मुझे आपको बताना था वो क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है, कहां से बनती है, क्या सारी डिमांड्स होती हैं, क्यों बनती है, और फाइनली कौन कौन से डिक्लेरेशंस आते हैं, इलेक्शंस कब होते हैं। 1946 इलेक्शंस होते हैं, और 1945 में जो है डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, 1946 के इलेक्शंस भी हो गए, और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई। अब यहाँ पर ढेर सारी डिबेट्स डिस्कशन चलेंगे। सो ऑन मैटर्स ऑफ सोशल जस्टिस देयर वर lively debates on whether government function should be prescribed and the state should be bound down to them। तो सोशल जस्टिस की जब बात होती है, ढेर सारे डिबेट्स को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे जो है चलते, मतलब एक एक को जो है डिस्कस करते चलते हैं। जब सोशल जस्टिस की बात होती है कि हमको सोसाइटी में जो है मतलब सामाजिक न्याय सभी को देना है, हमारी सोसाइटी में जो है सभी के साथ में जस्टिस होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, तो डिबेट चलता है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को हमें प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए, और जो स्टेट है, स्टेट उन फंक्शंस को जो है मतलब उन सारी चीजों से बाउंड रहना चाहिए। मतलब कि हमको सभी को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के क्या सारे फंक्शंस होंगे जहां वो सभी को सोशल जस्टिस जो है मतलब प्रोवाइड कर सके, इंश्योर कर सके। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस को हमको प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए, एंड द स्टेट शुड बी बाउंड डाउन टू देम। और स्टेट उन सारी चीजों से हमेशा जो है मतलब बाउंड रहना चाहिए कि जो भी उसके फंक्शंस बताए गए हैं, जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस है, उनको स्टेट्स भी जो है वो भी प्रॉपरली उनको फॉलो करते हैं, और गवर्नमेंट भी अपने फंक्शंस को प्रॉपरली जो है कर पाती है। Issues debated ranged from right to employment to social security, land reforms to property rights to the organization of पंचायत। किस तरह की इश्यूज को असेंबली में उठाया जाता है, जैसे कि अभी हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी, जहां सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है, जहां रिपब्लिक इंडिया रहेगा, इस एक चीज की बात हो रही है। इसके अलावा राइट टू एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा, क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी का क्या होगी कि हमारी सोसाइटी में जितने भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, जितने भी पीपल रह रहे हैं, वो सभी सिक्योर्ड फील कर सकें। पंचायत हमारे यहाँ पर होंगी तो उन्हें हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर्टी के राइट्स कैसे हम सबको देने वाले हैं, लैंड रिफॉर्म्स जो है वो किस तरह से होंगे। सो इन सारी चीजों के ऊपर ढेर सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पर हम कुछ उन डिबेट्स डिस्कशन के बहुत छोटे छोटे, मतलब आप समझो कि यहाँ पर हम सिर्फ 1% डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह के डिबेट्स हुए थे। उससे फिर आप अंदाजा लगा पाओगे कि कैसे डिबेट्स जो है असेंबली में होते हैं, और फाइनली कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हम बना पाते हैं। सो केटी शाह जो है, केटी शाह कहते हैं कि द राइट टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट कुड एंड शुड बी मेड रियल बाय अ कैटेगोरिकल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड यूजफुल वर्क टू एवरी सिटीजन हु वाज एबल एंड क्वालिफाइड। केटी शाह का कहना ये था, एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि राइट टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी सिटीजन्स एबल हैं, कैपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जो भी उस काम को करने में, जो भी वर्क है उसको करने में एबल हैं, और साथ ही साथ में क्वालिफाइड हैं, कर सकते हैं उस चीज को, उनके अंदर एबिलिटी भी है, क्वालिफिकेशन भी है, तो स्टेट को जो है उनको यूजफुल वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। ये किसकी ड्यूटी हो गई? स्टेट की ड्यूटी हो गई।
तो स्टेट की ड्यूटी है कि ऐसे सारे सिटीजन्स को वर्क प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, एंड राइट टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको स्टेट की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। मतलब कि स्टेट का ये एक तरीके से वो होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, वो ऑब्लाइज्ड होना चाहिए कि वो यूजफुल एम्प्लॉयमेंट सभी को प्रोवाइड कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ किसी चीज को लेके उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि जब हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमको ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है जो एबल हैं, जो क्वालिफाइड हैं, और ये स्टेट की राइट है, स्टेट की ड्यूटी है, राइट, स्टेट की ड्यूटी है कि उसको जो है सभी को यूजफुल एम्प्लॉयमेंट, यूजफुल वर्क जो है वो प्रोवाइड करवाना है, एंश्योर करवाना है। ये केटी शाह ने कहा। अब नेक्स्ट जो है वो है बी दास। बी दास बात कर रहे हैं जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट की। सो ही स्पोक अगेंस्ट क्लासिफाइंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एज जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। गवर्नमेंट के कौन कौन से फंक्शंस जस्टिफाइड होंगे और कौन कौन से नॉन जस्टिफाइड होंगे, इस एक चीज को लेके जो क्लासिफिकेशन बन रहा था वो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट के जो हम फंक्शंस की बात करें कि कौन कौन से उसके फंक्शन जो हैं वो जस्टिफाई होंगे, कौन कौन से नॉन जस्टिफाइड होंगे, इन चीजों के खिलाफ थे। वो ये बोलते हैं कि आई थिंक इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव हंगर एंड रेंडर सोशल जस्टिस टू एवरी सिटीजन एंड टू सिक्योर सोशल सिक्योरिटी। वो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि हंगर को जो है खत्म करना है, ठीक है, हंगर को खत्म करना है और सभी को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। जो भूख, मतलब भूख इन द सेंस कि लोगों के पास में खाने को नहीं है, बेचारे भूखे सो रहे हैं, रात में दिन में रह रहे हैं, तो हमको सबसे पहली चीज तो उस हंगर को खत्म करना है, सभी को फूड इंश्योर करना है। उसके लिए हमें फूड सिक्योरिटी करनी होगी, ठीक है, हमको सभी को जो है फूड इंश्योर करना है। एंड सेकेंडली जो सोशल जस्टिस है वो हमको सभी को प्रोवाइड करना है। सभी के साथ में जो है सोशल जस्टिस हो, हर एक सिटीजन के साथ में उसके पास में सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि वो इस सोसाइटी में रहता है तो वो सिक्योर है। जैसे आज आप हो, आप इंडिया में रहते हो तो आप जो है सिक्योर फील करते हो। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कल को जो है कोई मुझे आके जो है मार देगा, या कोई और कंट्री जो है मुझे उठा के ले जाएगी, या कोई और कंट्री के लोग हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे यहाँ पर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज होने लगेगी, हमारे यहाँ दंगा फसाद होने लग जाएगा। क्या आप इस डर के साथ में रहते हो? आप सिक्योर्ड फील करते हो। आपको पता है कि मैं फ्रीली कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मुझे जहां जाना है मैं वहां जा सकता हूँ, जो करना है वो काम कर सकता हूँ। हाँ, इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल काम आपको नहीं करना है। और उसके बाद में बहुत बार ऐसा हो जाता है जैसे थीफ एक्टिविटीज हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, वायलेंस, कन्फ्लिक्ट, तो ये सारी चीजें सोसाइटी में होती हैं। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या बनाती है? लॉ बना के रखती है, ऑर्डर बना के रखती है, पनिशमेंट भी देती है लोगों को जो भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ताकि आगे ये चीजें ना हो, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस जो है हमें हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करना है। द टीमिंग मिलियंस डू नॉट फाइंड एनी होप दैट द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन विल एंश्योर देम फ्रीडम फ्रॉम हंगर, विल सिक्योर देम सोशल जस्टिस, विल एंश्योर देम अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। वो ये बोलते हैं कि ये जो इतने मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में आज के टाइम में है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस एक टाइम का, उस एक सिनेरियो को आप लोग जो है मतलब ध्यान में करो कि किस तरह का वो एक टाइम था जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी हो चुकी थी, जहां बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो चुका था, जहां एक दूसरे के बारे में मतलब हम इतना ज्यादा जो है मतलब पूरी सोसाइटी इन शॉर्ट एक तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, ठीक है, और जिसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिस सोसाइटी के अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, ढेर सारे चैलेंजेस थे। तो ऐसे एक टाइम पीरियड में जितने भी पीपल यहाँ पर थे उन्हें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनने वाला था, क्योंकि सबसे पहली चीज तो इतनी ज्यादा लिटरेसी इंडिया में नहीं थी, ठीक है, तो इसीलिए जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें लोगों को उम्मीद नहीं थी, होप नहीं था कि ये जो है हंगर को खत्म कर पाएंगे, ये हमें सोशल जस्टिस दे पाएंगे, ये हमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाएंगे, ये हमारी हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हमको इन सारी चीजों में लोगों को गलत साबित करना है, मतलब कि उनको हमें ये बताना है कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, गवर्नमेंट आप ही के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन आप ही के लिए बना है, तो पहली ड्यूटी गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए कि वो इन सारी चीजों को इंश्योर करे। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं बी दास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो जब बात होती है कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होंगे तो बी दास अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट,
अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बी दास ने क्या बोला तो फिर उसके बाद में उनके पास में क्या जो है मतलब कौन सा पॉइंट आता है अगेंस्ट में, फिर उनके फॉर में कौन आता है, ये तो सारा डिबेट डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हुआ। यहाँ हम जस्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह के डिबेट्स हुए थे, किसने कौन कौन से पॉइंट्स जो है अपने रखे थे सामने, और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो कि एट प्रेजेंट जो इंडिया है उसके अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं या नहीं, आज सोशल सिक्योरिटी है या नहीं है, आपको सोशल जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे मतलब जब आप जॉब वगैरह करने लग जाओगे तो कोई आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल आप ही की तरह है, आप ही के जितना पढ़ा लिखा है, सब कुछ आप ही के जैसा है, बट आप दोनों की कास्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, आप दोनों की कास्ट जो है डिफरेंट है। जैसे सपोज आप लो कास्ट के और आपका फ्रेंड जो है वो हाई कास्ट का है, आप दोनों कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और वो कंपनी आपके फ्रेंड को रख लेती है और कास्ट के बेसिस पर आपको नहीं रखती कि आप लो कास्ट के हो, हमको आपको जो है अपने यहाँ पर जॉब पर नहीं रखना है। जैसे सपोज ऐसा कोई चीज हो जाती है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो केस करोगे कि भाई मुझे जो है मेरे अधिकार मुझसे छीना गया है, मुझे जो है जॉब पर नहीं रखा गया है और मेरे फ्रेंड को रखा गया है, मैं क्वालिफाइड भी था उसके बाद भी मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर आप केस करोगे, आप लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, अल्टीमेटली आपको जो है कोर्ट के थ्रू जस्टिस मिल जाएगा। ये एक चीज हम सभी को पता होती है कि हाँ हमको जस्टिस मिलेगा अगर हम सही हैं तो। अगर आप गलत हो तो ऐसा नहीं कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और फिर वहां पर चले गए कोर्ट में तो आपको जस्टिस मिल जाएगा कि हाँ क्योंकि सबको न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो आपको उस अकॉर्डिंग जो है मतलब जस्टिस मिलने वाला, अगर आपने सही किया तो आपको उस अकॉर्डिंग जस्टिस मिलेगा। तो हम सभी को पता है कि हमें सोसाइटी में हमारे साथ में जो है जस्टिस होने वाला है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो। हम सिक्योर्ड हैं, हमारे पास में ढेर सारे राइट्स हैं आज की डेट में, हमारे पास में राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, हम भी वर्क कर सकते हैं अगर हम एबल हैं, हमारे पास में क्वालिफिकेशन है तो। क्लियर है, ये भी आए यहाँ तक समझ में। तो इस तरह के डिबेट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको उसको एनालाइज करना है कि प्रेजेंट सोसाइटी में वो चीजें आपके पास में है या नहीं है। नेक्स्ट है अंबेडकर, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर आंसर वाज एज फॉलोज। एक डिबेट चल रहा था जिसमें बी आर अम्बेडकर अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं, तो वो ये बोलते हैं द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। एक डिबेट चल रहा था जिसमें अंबेडकर अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी है गवर्नमेंट के लिए ऑफ द कंट्री। मतलब कि दिस इज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी गवर्नमेंट होगी कंट्री के अंदर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, इलेक्शंस होंगे, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, जो भी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर फॉर्म होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक फ्रेमवर्क, एक मशीनरी प्रोवाइड करने वाला है। मतलब कि इन शॉर्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट, कि आपके पास में ये मशीन है, आपको इसको किस तरह से रन करना है, उसके सारे गाइडलाइंस आपको दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं, देखो जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रीवेंस टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज बीन डन इन सम कंट्रीज। Who should be in power is left to be determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy। सबसे पहले ये चीज कह दी जाती है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी रहेगी। अब अगर आप चाहते हो कि इंडिया एक डेमोक्रेसी रहे तो यहाँ पर प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए। पावर किसके हाथों में जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा? पीपल डिसाइड करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में वोट कौन करने वाले हैं? पीपल करने वाले हैं। वो जिसे भी वोट करेंगे, वो जिसे भी अपना लीडर चूज करेंगे, वही पावर में होगा, ठीक है। और उसी अगर हम इस सिस्टम के थ्रू चलते हैं तभी हम कहेंगे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी पार्टी के कोई भी पर्सन को लिया या किसी भी पार्टी को लिया और उसको जो है गवर्नमेंट उसने फॉर्म कर ली, जैसा कि और दूसरी कंट्रीज में होता है। इन शॉर्ट हमको तानाशाही नहीं करवाना है, हमको ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप जो है ये सारे रेजिम्स नहीं लाना है। अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडिया चाहती है कि वो हमेशा डेमोक्रेसी रहे, तो उसके लिए यहाँ पर कौन पावर में रहेगा ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पीपल ही चूज कर सकते हैं, जो सिटीजन्स होंगे वही चूज करेंगे। बट हुएवर कैप्चर्स पावर विल नॉट बी फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स विद इट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीपल जिसे पावर प्रोवाइड करेंगे, जिन्हें भी वो जो है इलेक्शंस के थ्रू जो है मतलब विन करवाएंगे, उसको जो है जिताएंगे और फिर उसके बाद में पावर में रखेंगे, तो वो जो है इस पावर को किसी भी तरह से यूज कर सकता है, जैसे उसको चाहना है वैसे यूज कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में पावर जो है लोगों ने दे दी है। ऐसा नहीं है, उसकी पावर को हमें लिमिट भी करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैं हूं, ठीक है, अब मैं जो है किसी पार्टी की तरफ से खड़ी हो जाती हूँ चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शंस में। अब लोग मुझे जो है ज्यादा पसंद करते थे, मेरी बातों से जो है बहुत ज्यादा सुन के उनको बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे, बहुत ही इफेक्टिव उनको लगती थी मेरी बातें, और उन्हें ऐसा लगता था कि मैं जो है उनके लिए बहुत ज्यादा काम करूंगी, तो उन्हें मुझे जो है इलेक्शन
इलेक्शंस में जिता दिया, ठीक है। अब मैं जीत चुकी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा वोट्स मिले तो मैं जीत गई, अब मैं आ गई पावर में। अब मैं पावर में आ गई तो मैंने ऐसा सोचा कि यार पावर तो मेरे पास में और मुझे ही लोगों ने जिताया, तो मैं उस पावर को किसी भी तरह से यूज करूं, मेरा जैसा मन चाहे मैं वैसा यूज करूं, ट्रेजरी का जो सारा अमाउंट है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले लूं, उसके बाद में जो है कोई प्लान्स पॉलिसीज कुछ भी ना बनाऊं और जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं और अपना जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपने जो सारे डिजायर्स हैं उन सारी चीजों को फुलफिल करती रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास में अगर पावर है तो आप फ्री नहीं हो कि आपको जो करना है आप वो कर सको। इन द एक्सरसाइज ऑफ इट ही विल हैव टू रिस्पेक्ट दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो वो ये बोलते हैं कि जब आपको पावर दी जाएगी, जब आप पावरफुल बनोगे तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं आपको उन्हें फॉलो करना है, तभी आप उस पावर को इफेक्टिवली जो है एक्सरसाइज कर पाओगे। मतलब कि जो भी लीडर हम चूज करेंगे, जो भी पीपल लीडर को चूज करेंगे, जिस भी गवर्नमेंट को बनाएंगे, जिसको भी पावर में लेके आएंगे, उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसे बताएंगे कि उसे किस तरह से काम करना है। तो इस तरह से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है उसको हम अडॉप्ट करने की बात करते हैं कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आएंगे, जो स्टेट्स को और गवर्नमेंट को ये बताएगा कि उन्हें किस तरह से जो है वर्क करना है, कैसे जो है उन्हें पब्लिक वेलफेयर की, पब्लिक बेटरमेंट के लिए प्लान्स पॉलिसीज बनानी है, किस तरह से काम करना है। क्लियर है? आए ये भी यहाँ पर समझ में। सो वो ये बोलते हैं कि जब आप पावर किसी को अलॉट करोगे तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ही कैन नॉट इग्नोर देम। कोई भी जो भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी जो लीडर होगा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकता है कि मैं जो है मैं क्यों मानूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, मैं तो पावर में हूं तो मैं तो अपने मन की करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ही मे नॉट हैव टू आंसर फॉर देयर ब्रीच इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट ही विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर देम बिफोर द इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। जैसे वो ये बोल रहे हैं कि आपको बोला गया कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू ही जो है पूरा मतलब जिस भी तरह से आप काम करने वाले हो, प्लान्स पॉलिसीज, वो सारी चीजें आपको वहां से मिलती रहेंगी, इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते रहेंगे। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको इग्नोर किया, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं माना और आप अपने हिसाब से काम करते रहे जैसा आपको अच्छा लगा, तो आपको हम किसी कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे, ना ही आप कोर्ट के सामने जो है आंसरेबल रहोगे, बल्कि आप आंसरेबल रहोगे उन लोगों के लिए जिनने आपको चूज किया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मुझे जो है लीडर बना दिया गया, मेरी गवर्नमेंट जो है बन गई और मैं पावर में आ गई, तो मैं जिस भी तरह से चाहूं वैसे इन सारी चीजों को यूज करती रहूं। बट 5 साल बाद वापस से इलेक्शन होंगे, वो 5 साल बाद जो पीपल होंगे वो फिर मुझे चूज नहीं करेंगे, फिर वो मुझे हटा देंगे। और अगर और भी ज्यादा मैं जो है मतलब बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी ही नहीं कर रही हूँ, तो फिर और भी ढेर सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ पर होते हैं, जैसे कि जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लेके आया जाता है, जहां पर पूरी गवर्नमेंट को जो है हटा दिया जाता है, और भी ऐसे ढेर सारी चीजें होती हैं। तो मतलब वो सारी चीजें तो अपनी जगह है ही, बट अगर कोई गवर्नमेंट जैसे लोगों ने ही चुना है, अगर वो पीपल के ही लिए काम नहीं करेगी, तो उसको अगले इलेक्शंस में जो पीपल हैं वो वोट नहीं देंगे और उसे पावर से हटा दिया जाएगा। क्लियर है? इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इंस्ट्रक्शंस को जो भी पार्टी होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, उन्हें मानना ही होगा। एंड what great value these directive principles possess will be realized better when the forces of right contrive to capture power. और क्या वैल्यूज हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, ये हमको तब समझ में आएगा जब कोई राइट पावर आने वाली है, जब कोई राइट पर्सन आएगा और वो पावर को कैप्चर करेगा और फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू वर्क करेगा, तब हमको समझ में आएगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने ज्यादा यूजफुल हैं। सो इन शॉर्ट जो अंबेडकर हैं वो इन चीजों पर बात करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी है, वो सिर्फ एक मशीन है जिसके थ्रू ये कंट्री पूरी चलने वाली है, या वो जस्ट एक तरीके से गाइड करने वाले हैं। वो सिर्फ प्लान्स पॉलिसीज लेके आएंगे, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करेंगे, और उसमें उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को जो है फॉलो करना होगा। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे उनको फॉलो करना होगा, तभी वो एक करेक्ट या फिर सही जो है राइट गवर्नमेंट होगी। ठीक है? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी इलेक्टोरेट होंगे, जो भी वोटर्स होंगे, वो उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में चूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ये भी आगे यहाँ पर समझ में। तो गवर्नमेंट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात पर जो है डिबेट डिस्कशन कर रहे थे अंबेडकर। क्लियर है? आई होप यहां तक भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपके नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जब लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही होती है तो नेहरू कहते हैं द सोशल फोर्सेस वर सच दैट लॉ कुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ रिफॉर्म
An interesting reflection on the dynamics between the two. If law and parliaments do not fit themselves into the changing picture, they cannot control the situation. वो ये बोलते हैं कि सोशल फोर्सेस कभी भी लॉ के बीच में नहीं आ सकती हैं अगर वो रिफॉर्म करना चाहते हैं तो, could not stand in the way of reform. जब भी कोई लॉ, जब भी कोई कानून, जब भी पार्लियामेंट किसी भी तरह का रिफॉर्म करना चाहेगी, किसी तरह का सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहेगी, तो उसके बीच में कभी भी सोशल फोर्सेस नहीं आएंगी, उसके बीच में कभी भी सोसाइटी जो है वो इंटरप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सोसाइटी हमेशा अपना अच्छा चाहती है. तो अगर लॉ और पार्लियामेंट इस बदलते हुए टाइम के साथ में लॉ को चेंज नहीं करते, चीजों को चेंज नहीं करते, तो वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. मतलब क्या सारी चीजें यहाँ कही जा रही है कि जो भी इंडिया का लॉ बने, जैसी भी इंडिया की पार्लियामेंट बने, उसमें चेंजेस होते रहना चाहिए. जब भी चेंजिंग नीड्स के साथ में चेंजेस आने चाहिए. जैसे हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी में जब भी चेंजेस आते हैं तो हम जो है मतलब सोसाइटी को भी चेंजेस करते हैं, या हमारे इन्वॉल्वमेंट में या जिस भी तरह के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडर्नाइजेशन हुआ तो इंडियन सोसाइटी भी मॉडर्नाइज हुई उसके साथ साथ में. अगर नहीं होती तो शायद हम पीछे रह जाते. ठीक है, तो इसीलिए जब भी चेंजिंग नीड्स होंगी, जब भी रिक्वायरमेंट होगी, लॉ और पार्लियामेंट को भी चेंज होना पड़ेगा. अगर वो चेंज नहीं होते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठते हैं और ना ही वो कभी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे. तो लैंड रिफॉर्म्स अगर हम करना चाहते हैं, लैंड को लेके भी अगर हम चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो हमको रिफॉर्म करने होंगे, हमको जो है सिनेरियो को चेंज करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे. तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे थे कि लॉ ऐसे होने चाहिए जो टाइम के साथ में नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहें. क्लियर है, चेंज होते रहे इन द सेंस ये नहीं कि आज कोई लॉ बना कल कोई दूसरा लॉ बन गया, उसमें हम अमेंडमेंट्स करते रहें. इन शॉर्ट हम उसमें अमेंडमेंट्स करते रहें, जो भी हमको चेंजेस रिक्वायर्ड लगते हैं वो सारी चीजें हम करते रहें. क्लियर है. नेक्स्ट है आपके जयपाल सिंह. तो ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड देयर इंटरेस्ट, लीडर्स लाइक जयपाल सिंह वर एश्योर्ड बाय नेहरू इन द फॉलोइंग वर्ड्स ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. जब ट्राइबल पीपल के प्रोटेक्शन की बात हो रही थी कि जितने भी ट्राइबल्स इंडिया में रहते हैं हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही साथ में हमें उनके इंटरेस्ट की बात करनी है. ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ा है ना आपने पहले, तो ट्राइबल्स जो इंडिया में रहते हैं अब उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है. तो जयपाल सिंह जो है ही वाज अश्योर्ड बाय नेहरू इन द फॉलोइंग वर्ड्स ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. तो मतलब डिबेट्स चल रहे थे तो जयपाल सिंह और नेहरू का एक यहाँ पर आपको पर्सेंट दिया गया है कि इट इज आवर इंटेंशन एंड आवर फिक्स्ड डिजायर टू हेल्प देम एज पॉसिबल इन एज एफिशिएंट वे as possible to protect them from possibly their rapacious neighbors occasionally and to make them advance. तो वो ये बोलते हैं कि हमारा इंटेंशन जो है और हमारा फिक्स्ड डिजायर है कि हम उन्हें जितना हो सके उतनी हेल्प प्रोवाइड करें. यानी कि जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, हमारा इंटेंशन उनको लेके यही है कि हम उन्हें जितनी हो सके उतनी हेल्प प्रोवाइड करें और साथ ही साथ में उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उनको एफिशिएंट बनाए. जो उनके नेबर्स हैं, उनके नेबर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तो ट्राइबल सोसाइटी के बारे में हमने कि ट्राइबल का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, हिंदू मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो अलग रहते हैं, बट इसके बावजूद भी बहुत बार आउटसाइडर्स जो डीकूज होते हैं वो बहुत बार ट्राइबल एरियाज में जो है एंटर करने लग जाते हैं, उनके रिसोर्सेज को उनसे छीन लेते हैं और ऐसे ढेर सारी चीजें. तो हम उनको उन सारी चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और जितनी हो सके उतनी हेल्प हम उनको प्रोवाइड करें, उनका भी डेवलपमेंट हो सके, इन सारी चीजों के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं. तो अभी तक हमने कितनी सारी चीजों को डिस्कस किया. हमने ट्राइबल्स की बात कर ली, ठीक है, ट्राइबल्स की हमने बात कर ली, सोशल जस्टिस की हमने बात कर ली. मतलब ये सारे डिबेट जो हैं उठे थे, इनको एक बार वापस से हम हाईलाइट करें. सोशल जस्टिस की हमने बात करी, सोशल सिक्योरिटी की हमने बात करी, इसके बाद में हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बाद में फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन या मतलब जो गवर्नमेंट चूज होगी वो सिर्फ और सिर्फ पीपल के थ्रू होने वाली है और पीपल का ही यहाँ पर मेजर रोल रहेगा, मतलब इंडिया एक डेमोक्रेसी रहेगी, इसकी हमने बात कर ली. सो ये सारे इश्यूज को हमने अभी तक डिस्कस किया यहाँ पर. तो आप सोचो कि किस तरह से डिबेट्स इनके ऊपर चले होंगे कि हमको कौन कौन सी चीजें जो है एड ऑन करनी है, कौन कौन सी चीजें हमको एड ऑन जो है नहीं करनी है, या कौन कौन सी चीजें जिन्हें हमें खत्म करना है. तो ऐसे ढेर सारे डिबेट जो है चल रहे हैं. ठीक है, इवन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the title Directive Principles of State Policy to the rights that courts could not enforce, additional principles were added with unanimous acceptance.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, यानी वो सारे राइट्स, इसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो कि एक स्टेट को फॉलो करने चाहिए, या फिर स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस कि स्टेट को या गवर्नमेंट को किस तरह से वर्क करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो दीज आर योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो होते हैं इन्हें आप जो है कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हो, इसका मतलब कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है। मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जब तक पंचायत को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक पार्ट ऐड नहीं किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत और म्युनिसिपल जो सारी बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल लोकल बॉडीज जो होती है, उसको लेके हमने 1992 में जो है आर्टिकल्स और पार्ट्स ऐड करे हैं, जिसके बाद में पंचायत वगैरह जो है मतलब फुली या ऑफिशियल लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं। इसके पहले पंचायत को ऑर्गेनाइज करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया गया था कि जो है स्टेट को भी पंचायत जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके भी इलेक्शंस करवाने चाहिए, जिसके थ्रू हम जो है विलेज लेवल पर भी या जो लोकल लेवल्स होते हैं उस लेवल पर भी जो है इफेक्टिव गवर्नेंस कर पाए। बट जब तक पंचायत को लेके मतलब 1992 से पहले तक अगर कोई स्टेट इसको फॉलो नहीं करता है या पंचायत नहीं जो है फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उस पर ज्यादा वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए कोई भी सिटीजन उस स्टेट का या कहीं से भी कोर्ट में नहीं जा सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है या ये जो स्टेट है इन्होंने पंचायत को जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी के वो कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं होते हैं, वो ड्यूटीज हैं एक तरह से जिनको जो है गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस को। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बाकी फिर वो ये वाली चीज हो जाती है कि आपको जिसने वोट दिए हैं वो तो आपको देख ही रहे हैं, वो तो आपको जो है ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, फिर वो आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में बताएंगे कि आपको उन्हें दोबारा चूज करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन जब पंचायत को लेकर 1992 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए और इसके बाद में जो है हमने पंचायत वगैरह को पार्ट 11 और 12 में जो है म्युनिसिपल पॉलिटिक्स को सारी चीजों को रखा, तो उसके बाद में पंचायत के जो सारा मतलब पंचायत को लेके जो सारा प्रोविजन है वो अब कोर्ट से भी एनफोर्सिएबल है, वो सारी चीजें पॉलिटिक्स की सारी चीजें हैं। बट बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, और इसके अलावा और भी ढेर सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो यूनानिमसली जो है एक्सेप्ट कर लिए गए थे, यानी बिना किसी ज्यादा जो है मतलब बहस वगैरह के या किसी की बिना सहमति के ज्यादातर लोगों ने उसमें सपोर्ट किया। ठीक है, these included के संथानम्स clause that the state shall organize village panchayats and endow them with the powers and authorities to be effective units of local self government। तो इसमें एक ये भी पार्ट था कि के संथानम ने कहा कि स्टेट को जो है पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनकी क्या पावर्स हैं, उनको क्या क्या अथॉरिटी है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी इफेक्टिवली वर्क कर पाएं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको अडॉप्ट किया ही, और इसके साथ साथ में और भी क्या सारी चीजों को हम एड ऑन कर सकते हैं उसकी भी बात करी गई। T.A. Ramlingan Chettiar added the clause for promotion of cottage industries on cooperative lines in rural areas। यहाँ पर ये जो हम T.A. चेटियार की बात कर रहे हैं, सो इन्होंने जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करी कि कोऑपरेटिव लाइंस में रूरल एरियाज में मतलब रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव बेसिस पे कॉटेज इंडस्ट्रीज हमको एस्टैब्लिश करनी चाहिए ताकि वहाँ भी जो है एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ावा दे सकें। एंड वेटरन पार्लियामेंटेरियन ठाकुरदास भार्गव एडेड दैट द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइंस। और वो ये भी बोलते हैं मतलब ये ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं कि स्टेट को जो है एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए मॉडर्न लाइंस पे, यानी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके इन सारी चीजों को भी इंश्योर करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ढेर सारे डिबेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होते हैं। आप सोचो यहाँ हमने सिर्फ 7 to 8 टॉपिक्स को उठाया और उसमें से भी सिर्फ एक एक का क्या कहना था या किस टॉपिक्स को उठाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उन्हें डिस्कस किया। इसके और जो भी मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% है, 1% भी नहीं है, ये सिर्फ 0.5% है कि इस तरह से जो है डिबेट्स होते थे या ये सारे पॉइंट्स को उठाया जाता था। एग्जैक्टली डिबेट्स कैसे होते थे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की एक पूरी बुक है, उस बुक को कभी पढ़ना। सो बेसिकली ये सारी चीजें थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऐसे तो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है और यहाँ पर इस तरह से डिबेट्स डिस्कशंस होते हैं एंड फाइनली जो है फिर इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो आई होप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स क्या थे, कैसे थे, कौन कौन से टॉपिक्स को उठाया गया था, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट है या आपका अपना कोई सजेशन है या कोई भी आप चीज हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट या रिलेटेड टू योर चैप्टर, सो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आपके सारे
डाउट्स को वहां भी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी, वहां भी आपको आंसर दे दूंगी। और इसके बाद में आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो देखो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सब कुछ एक जगह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाए। सो मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वहां आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जहां आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज, बुक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ एक जगह। यानी कि आपको जस्ट क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। सभी के आगे ये वॉच नाउ का बटन आपको दिख रहा है। जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यानी सब कुछ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सो फटाफट अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।